गुड मॉर्निंग मेंबर्स ऑफ सपनों का भारत 2024। मैं अपने मेंबर से ये बताना चाहता हूँ कि ये नाम सपनों का भारत 2024 क्यों डाला गया। 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी मोदी इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया और ये 10 साल का अनुभव जो होगा वो कोई भी भारतीय याद नहीं रखना चाहेगा। इसलिए हम लोग 2024 में मोदी जी को हराकर सपनों का भारत तैयार करेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ा है सपनों का भारत 2024। राइट। अभी इस वक्त हम लोग 742 मेंबर्स हैं और उम्मीद करता हूँ 2024 फरवरी तक जो 20 महीने अपने हाथ में है उसमें हम लोग अपने मेंबरशिप को इतना बढ़ाएंगे कि जिसको हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कहते हैं ना, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन 9 जगहों पर बीजेपी को हराना है। इस 9 स्टेट्स में अगर हम लोग हरा दिए तो कोई भी ताकत यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म करने से रोक नहीं पाएगी और फिर सपनों का भारत फिर महान होगा। आप ये सोचते होंगे कि अजय प्रसाद मंडल जो एडमिन है वो क्या कर सकता है। हम अपने मुंह से क्या बोले, हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि मैं सपना देखता हूँ, आँख खोल के सपना देखता हूँ और कोई कारण नहीं है। वैसे तो मोदी जी जुमला फेंकने में माहिर हैं। 2047 में सुपर पावर बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। पहले वो 2022 टारगेट लिए थे, $30 ट्रिलियन, $750 ट्रिलियन। खैर मैं वो सब बात नहीं करूँगा। मेरा परिचय ये है कि मैं बिहार से भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पैदाइशी मेरा भागलपुर बिहार में हुआ। स्कूलिंग पढ़ाई मैंने कलकत्ता में खालसा हाई स्कूल में, जो सिखों के समुदाय के तरफ से स्कूल है, वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था लेकिन आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया। मुझे पता ही नहीं था कि इतना मुश्किल काम है। मैं तो अपने स्कूल का पहला ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ भाई। तो मैंने एडमिशन ले ली बीएससी सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता। वहाँ मैंने बीएससी पार्ट 1 किया, फिर कोशिश की इंजीनियरिंग करने की। कंपटीशन में बैठा, आईआईटी में तो होने का सवाल नहीं था, तो मैं बीआईटी मेसर में मेरी एडमिशन हो गई और मैं 1981 में वहाँ से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में
61% से पास किया। अब आप बोलिएगा 61% से क्यों पास किया, डिस्टिंक्शन होल्डर क्यों नहीं हुए? तो खैर छोड़िए, मुझे बस इतनी ही चाहत थी कि एक नौकरी मिल जाए, उसके लिए फर्स्ट डिवीजन इज सफिशिएंट। ज़्यादा चाहते नहीं हैं यार, चाहते हैं, चाहते क्यों नहीं हैं कि मेरे दरवाजे पे भी BMW आवे, मेरे दरवाजे पे भी ऑडी खड़ा हो, लेकिन गलत रास्ते से नहीं, मेरी अपनी मेहनत से। मैं कितना सिद्धांतवादी हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जान नहीं पाइएगा। मैं ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता था अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए। एक लड़का, छोटा लड़का मेरा कैरली स्कूल रांची से पास किया है 10वीं। बड़ा लड़का जो है विवेकानंद स्कूल से पास किया है, वो भी इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है। तो मैं फिर क्यों रिजर्वेशन का, क्यों जाति प्रमाण पत्र पाऊँ जिससे मैं, मेरे बच्चे रिजर्वेशन में एडमिशन करें? फिर मैंने करप्शन का भारतवर्ष में बहुत कारण है, उस कारण में एक कारण और है, जब कोई अभिभावक, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का उम्र जो है ना घटा करके 1 साल 2 साल घटाता है, मैंने वो काम नहीं किया। मेरे 2 लड़के हैं, दुर्भाग्यवश भाग्यवश जो कहना है कहिए, दोनों लड़के की मैंने शादी की। पहले लड़के की शादी में 3.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्ज हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरे लड़के की शादी मैंने 2018 में की, लड़का लड़की को पसंद कर लिया। मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं क्या करता? मैंने एक प्रपोज़ल अपने बच्चे के ससुराल वालों यानी मेरे ससुर जी के सामने एक प्रपोज़ल रखा। लड़का को लड़की पसंद हो गया है, अगर आप चाहें तो मंदिर में बिना पैसे के शादी करवा सकते हैं, कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं, बारात आपके दरवाजे पे आए, तो काइंडली मुझे 2.5 लाख रुपये का मदद कीजिएगा। मेरी ऐसी स्थिति, आर्थिक स्थिति इस प्रकार नहीं हो पाई कि मैं वो 2.5 लाख को प्रॉमिस कर पाता कि मैं वापस कर दूंगा, तो मैंने दूसरे लड़के की भी शादी नहीं की। ये हुआ मेरा संक्षिप्त में परिचय। 2011 के पहले मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन था। कलकत्ता में 1975 में, चूँकि आम भारतीय के साथ साथ मुझे भी ये पता था कि जो व्यक्ति इंग्लिश में बात कर पाएगा उसकी इनकम जो व्यक्ति हिंदी में बात कर पाएगा उससे ज़्यादा होगा, ये मुझे समझ थी। तो मैं इंग्लिश पेपर द स्टेट्समैन मंगाता था कलकत्ता में और पढ़ता था। तो उसमें इलेक्शन के विषय में जब न्यूज़ आती थी ना, तो बहुत घटिया लगता था कि हर पार्टी किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में वो जो है उस कंस्टिट्यूएंसी का मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है
सभी पार्टियां उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट को नॉमिनेट करता था। दुख लगता था मुझे, ये क्या डेमोक्रेसी हुई, ये कैसा डेमोक्रेसी है। तब से मैं पॉलिटिक्स से दूर रहा। लेकिन जब 1911 में अन्ना जी का आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं उड़ीसा में था, प्रोटेस्ट जो है दिल्ली में हो रही थी, मैं वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि और क्या उपाय है जिससे मैं इस महायज्ञ में योगदान दूं। तो मैं 24 घंटे के अंदर उड़ीसा में अपने मित्रों के साथ मिलकर मैंने 19,000 रुपये इंडिया अगेंस्ट करप्शन को डोनेट किया। किसके विरुद्ध? कांग्रेस के विरुद्ध, राइट। तब से मैं पॉलिटिकल पर्सन बन गया और मेरे लाइफ का ध्येय जो है, उद्देश्य जो है, वो अलग हो गया। जब 1981 में मैं पास किया था तो मेरा एक दोस्त था, राघव राव। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 31 मई 1982 में उनका देहांत हो गया। उन्हें माइंड की मलेरिया हो गई थी, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया। लेकिन वो एक बात कहता था, हम लोग 3 दोस्त थे, शशिधर दोस्त, तो हम लोग 20-25 बहुत ही गहरे दोस्त थे। हम लोग की दोस्ती की गहराई का ये आलम था कि हम लोगों को कम नंबर मिला है, लेकिन हमारा मित्र प्रमोद गुप्ता, हमारा मित्र रमेश चंद्र डिस्टिंक्शन होल्डर लाया है, तो उसमें हम लोग पार्टी मनाते थे अपने तरफ से। खैर, राघव राव मेरे रूम के सामने रहता था, हॉस्टल नंबर 6, रूम नंबर 95। उसका रूम नंबर मुझे याद नहीं है। एक दिन खाना खाने के बाद हम लोग बैठे और बात करते करते, चूँकि हम तीनों कलकत्ता से थे, तो लेबर के प्रति, डाउन ट्रेडन लोगों के प्रति हम लोग की सहानुभूति हुआ करती है। कलकत्ता के लोगों के साथ है, ऐसा है। बाकी जगहों का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बंगाल में है। उन्हें दुख पहुँचता है, वो कुछ करना चाहते हैं लेबर के उत्थान के लिए। खैर, एक दिन राघव राव मुझे बोलता है, क्या, हम तीनों बैठे हुए थे, शशिधर, राघव राव और मैं, अजय प्रसाद मंडल। बोलता है, मंडल एक बात बताएं तुमको, ये इंदिरा गांधी है ना, देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, ये पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब कुछ, अगर कुछ लेबर का भला कर सकता है तो वो है टाटा बिरला, ना कि इंदिरा गांधी। उस समय अंबानी जी पिक्चर में नहीं आए थे। इट इज इन द, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द ईयर 1979। ही टोल्ड मी, मंडल, इतना बड़ा एंटरप्रेनर बनना, इतना बड़ा एंटरप्रेनर बनना जिससे हम लोग कुछ कर पाए। और उन्होंने मुझे एक किताब दिया पढ़ने के लिए, थिंक योर वे टू वेल्थ। दिस इज एन इंटरव्यू बिटवीन 2 पर्सन। The name of the interviewer was the author of the book, Napoleon Hill, and he was interviewing Andrew Carnegie, जो अपने
समय का दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था। एंड्रयू कार्नेगी, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन। उस किताब में 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर में हर सक्सेस के फार्मूला का हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। और जो अपने आप को ड्रीमर समझते हैं, या सबसे बड़ी ड्रीम तो ये होना चाहिए खुशी, हैप्पीनेस, लेकिन ये सब लोगों को नहीं पता है। मरते समय ये पता चलता है कि कुछ नहीं रखा है पैसे में, पद में, प्रेसिडेंट में, प्राइम मिनिस्टरशिप में, या किसी भी प्रोफेशन में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो जब रिटायर हो जाता है ना अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में, तो सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर, ये सबके साथ होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको हैप्पीनेस का डेफिनेशन असल में पता है, सही में पता है। खैर, तो उस किताब को मैं गहराई से पढ़ा, और फैमिली बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से मुझे नौकरी करनी पड़ी। ऐसे करके मैं 65 ईयर्स हो गया। फिर 2014 में मोदी जी आए कांग्रेस के विरुद्ध। बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कांग्रेस को इतने साल लग गए वेस्टर्न सोसाइटी का 10वां हिस्सा भी हम लोगों का जो है पर कैपिटल इनकम नहीं है। बहुत कॉम्प्लिसेंसी से कांग्रेस ने काम किया था। खैर, जिसका नतीजा अब वो भोग रहे हैं। हम लोग तो भोगेंगे ही। हम लोग भोगने के लिए ही, जो वोटर्स है ना, वो भोगने के लिए ही पैदा लिया है। नाम का डेमोक्रेसी हुआ करता है विश्व में। नाम का डेमोक्रेसी विश्व में हुआ करता है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, और अब राजा महाराजा का आनंद जो है प्रेसिडेंट उठाता है, चांसलर उठाता है, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर उठाता है। नाम फर्क हो गया है। मिनिस्टर उठाता है, जैसे राजा महाराजा के समय में हुआ करता था ना। डेमोक्रेसी इज अ फार्स। डेमोक्रेसी इज अ फार्स। It is another way of ruling the country. The purpose of democracy has been defeated in each and every country of the world. However, this is the best way. However, in spite of all its negatives, shortcomings, it is the best form of government. Anyway, 2000 से आज 2022 है। किसी भी कोने से मुझे महसूस नहीं हुआ कि जो है मोदी जी एक सफल प्रधानमंत्री हुए। किसी भी कोने से सिर्फ एक ही मामला है जिसमें हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सक्सेसफुल हुए हैं। वो ये है कि जम्मू कश्मीर छोड़ दे और बाकी भारत की बात करें तो एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। ये मैं मानता हूँ। एक भी 2014 के बाद
उसके पहले स्टेशन में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, बड़ी बाजार में ये लिखा हुआ रहता था, किसी अनजान वस्तु को छुए ना। अब वो नौबत नहीं है, अब वो नौबत नहीं है। एक्सेप्ट दिस aspect of Modi governance, nothing is possible, nothing is positive, right? Now, इसको देखते हुए लगभग 2 साल पहले मैंने सपनों का भारत 2024 आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2019 मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सपनों का भारत नाम से एक ग्रुप बनाना चाहिए जो आज के दिन 742 मेंबर्स हैं, और मैं अपने हाथ जोड़ के उन 742 मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट कीजिए, पोस्ट डालिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चुप नहीं बैठिए। Never in the history of 1.4 billion people are under the pressure, materialistically and mentally. 15 हिंदू मिलकर एक मुस्लिम को लिंच करते करते मार देगा, इसको हिंदुत्व बोलते हैं? अरे हम हिंदू नहीं हैं क्या? ये हमारे मोदी सपोर्टर्स, क्या हो गया है इनको? अरे 2 मिनट का काम है भारत को जो है विश्व गुरु बना देंगे। 2 मिनट का काम है, फार्मूला है मेरे पास, 2 मिनट का फार्मूला है मेरे पास कि विश्व गुरु इकोनॉमिकली कैसे बन सकते हैं। खैर, मैं अपनी वीडियो को यहीं बंद करूंगा और अपने मेंबर्स से विनती करूंगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने दोस्त के दोस्तों को मेंबरशिप अभियान में जोड़े, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें, पोस्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें जिससे मोदी जी यानी बीजेपी यानी आरएसएस वो 2024 में किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। और मैं इस कंक्लूजन में पहुंच गया हूं कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है 2024 में, जब तक अपोजिशन लीडर्स एक होकर नहीं लड़ते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में। अपोजिशन लीडर्स अब मैं मोदी जी को नहीं, अब मैं मोदी जी को मैं दोष नहीं देता हूं, अब मैं मोदी जी को दोष नहीं देता हूं। अब दोष है राहुल जी का, अब दोष है ममता बनर्जी का, अब दोष है केजरीवाल का, अब दोष है ओवैसी का, अब दोष है ममता का, अब दोष है नवीन पटनायक का, अब दोष है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, अब दोष है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का। ये लोग दोषी हैं। 140 करोड़ जनता के दुख का कारण ये लोग हैं।
अगर ये लोग एक नहीं हुए तो लिख देता हूं मैं, 2029 में इलेक्शन नहीं होगा। धन्यवाद।